बिहार के इलेक्शंस फाइनली खत्म हो गए हैं। पोलिंग पूरी हो चुकी है और सबकी नजर काउंटिंग डे पर टिकी है। पर अब जब वोटिंग खत्म हो गई है तब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी वोटर लिस्ट सच में ट्रांसपेरेंट है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब कुछ रूल बुक के मुताबिक किया या कहीं कुछ ऐसा हुआ जो डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है? अब इस साल व्यूअर्स बिहार में एक नई चीज हुई थी जिसे बोला गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। पहली बार ये बिहार में हुआ और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे 12 और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रोल आउट कर रही है। लेकिन इस एक्सरसाइज को लेकर काफी हंगामा मच गया। अपोजिशन पार्टीज, एमपीज और इलेक्टोरल रिफॉर्म एडवोकेट्स ने मल्टीपल पिटिशंस फाइल की है जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनी जा रही है। इवन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इशू को बार बार उठाया है, अलेजिंग कि वोटर लिस्ट में गलत अपडेट्स हुए हैं। उनका मेन पॉइंट था ट्रांसपेरेंसी का इशू। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन इतनी ओपेक हो गई है कि समझना मुश्किल है कि वोटर लिस्ट अपडेट का प्रोसेस सच में फेयर और अकाउंटेबल है या नहीं। और फ्रैंकली अगर ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही हिल जाता है। अब चलिए समझते हैं कि रूल बुक खुद क्या कहता है। इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करना और प्रिपेयर करने के लिए दो मेन लॉज है, दोनों का नाम सिमिलर है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, पहला आरपीए 1950 और दूसरा आरपीए 1951। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 डिफाइन करता है सीट्स का नंबर, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने का प्रोसेस। बेसिकली ये लॉ बताता है कि वोटर लिस्ट कैसे बनेगी और कौन इन्हें प्रिपेयर करेगा। और वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है कि कौन इलेक्शंस लड़ सकता है और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, वोट्स कैसे काउंट होंगे, रिजल्ट्स कैसे अनाउंस होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने के लिए क्या रूल्स है। और ये दोनों लॉज मिलकर एम्पावर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और अब आते हैं वोटर लिस्ट पर। इलेक्टोरल रूल्स बनाने और रिवाइज करने के डिटेल रूल्स दिए गए हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में, अब ये पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था अंडर आरपीए 1950। अब ईसीआई के 2023 के मैनुअल के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के 4 टाइप्स होते हैं: इंटेंसिव, समरी, स्पेशल समरी एंड पार्टली इंटेंसिव प्लस पार्टली समरी। अब इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है रोल्स बिल्कुल नई बनाई जाएगी बिना पुरानी लिस्ट के रेफरेंस के। बूथ लेवल ऑफिसर्स हर घर जाके डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होती है जिसमें लोग इंक्लूजन और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है समरी रिवीजन, इसमें पुरानी लिस्ट अपडेट होती है, घर घर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्पेशल समरी रिवीजन, ईसीआई हर साल करवाती है जब वोटर लिस्ट में इनएक्यूरेसीज होती है या कोई भी ब्लॉक छूट गया हो। ये मोस्टली वीकेंड्स पे होती है ताकि लोग आसानी से जाके वेरीफाई कर सके। और उसके बाद पार्टली इंटेंसिव प्लस पार्टली समरी दोनों का मिक्स होता है, वेरिफिकेशन भी होता है और अपडेट्स भी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उसका लीगल बेसिस क्या है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स दोनों में एसआईआर जैसा कोई मेंशन ही नहीं है। फिर ईसीआई ने ये नया मेथड कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया? यही तो वो क्वेश्चन है जो अब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। अब अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो थियोरेटिकली वोटर लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए। ईसीआई का वोटर रोल्स वेब पोर्टल है जहां टेक सैवी लोग अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन हर कोई डिजिटल नहीं है। इसलिए रूल 10, 11 और 22 के मुताबिक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ड्राफ्ट और फाइनल रोल्स फिजिकली पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले करनी होती है ताकि हर सिटीजन वेरीफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल रूल 10 कहता है कि एज सून एज द रोल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रेडी, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल पब्लिश इट इन ड्राफ्ट बाय मेकिंग अ कॉपी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। और रूल 11 कहता है कि द ऑफिसर शैल मेक द रोल available for inspection at a specified place accessible to the public। और वही रूल 22 कहता है कि फाइनल पब्लिकेशन के टाइम द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स एंड पब्लिश द रोल टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स। अब बेसिकली लॉ क्लियरली बोलता है कि वोटर लिस्ट पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुली होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी फ्री कॉपीज मिलनी चाहिए। अब राहुल गांधी के एलिगेशंस को देखिए तो उनका पहला एलिगेशन ये था कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट बहुत लेट मिली, पोलिंग से सिर्फ कुछ दिन पहले, जिसे वेरीफाई करना मुश्किल होता है कि सब एंट्रीज जेन्युइन है या नहीं। पर रूल्स 11C और 22C के मुताबिक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट और फाइनल दोनों लिस्ट के 2 कॉपीज मिलने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट इवन बिफोर द इलेक्शन शेड्यूल। ईसीआई के मैनुअल के पैरा 11.14 सबसेक्शन 5 में लिखा है कि आफ्टर द ड्राफ्ट पब्लिकेशन अ मीटिंग ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बी कॉल्ड एंड कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट रोल बी शेयर्ड विद the parties should scrutinize and give their suggestions within the stipulated time frame। और पैरा 11.35 भी कहता है कि list of claims and objections should be made available to all recognized political parties every week।
तो थियोरेटिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को लिस्ट मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली तो या तो ईसीआई ने अपना रूल वायलेट किया या कांग्रेस ने अपना राइट असर्ट नहीं किया कोर्ट के थ्रू। अब दूसरा एलिगेशन ये था कि ईसीआई सिर्फ स्कैन्ड प्रिंटआउट्स देता है, मशीन रीडेबल कॉपीज नहीं। यहाँ भी रूल साइलेंट है, पर ईसीआई के मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की पैरा 25.3.3 में लिखा है कि द एक्सप्रेशन कॉपी इंक्लूड्स सॉफ्ट कॉपी एंड द इलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड दैट वन सॉफ्ट पीडीएफ कॉपी एंड वन हार्ड प्रिंट कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल कैन बी शेयर्ड विद पॉलिटिकल पार्टीज। तो टेक्निकली पार्टीज को पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी मिलनी चाहिए जो मशीन रीडेबल हो। अगर ईसीआई ने ये नहीं दिया तो वो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अब तीसरा और थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है फोटो वोटर रोल्स। 2016 के मैनुअल के पैरा 25.3.4 कहता है कि द सॉफ्ट पीडीएफ कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल शैल नॉट हैव फोटोग्राफ्स अगेंस्ट द इलेक्टर्स डिटेल, इंस्टेड ओनली एन इंडिकेशन वेदर फोटो इज अवेलेबल और नॉट शैल बी गिवन। मतलब सॉफ्ट कॉपीज में फोटो नहीं पर हार्ड कॉपी में हो सकते हैं। और फाइनल फोटो वोटर लिस्ट सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को मिलती है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस एज पर सेक्शन 78A ऑफ आरपीए 1951। अब राहुल गांधी का पॉइंट ये था कि जब फोटो वोटर लिस्ट इतनी लेट मिलती है तो पार्टी क्रॉस वेरीफाई कैसे करे। जेन्युइन और फेक एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और उनका आर्ग्यूमेंट वैलिड भी लगता है, क्योंकि जब फोटो ही नहीं मिलेगी वेरिफिकेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। मैनुअल के पैरा 25.5 के मुताबिक इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट सीडीज या डीवीडीज के फॉर्म में अल्फाबेटिकल वोटर लिस्ट ले सकते हैं, पर उस पे भी दिस इज नॉट द स्टैट्यूटरी इलेक्टोरल रोल लिखा रहता है। मतलब वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, लीगली बाइंडिंग नहीं। अब एक और ग्रे एरिया, एमएलएस को भी वोटर लिस्ट मिल सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रिंटिंग का खर्चा उठाए। मैनुअल के पैरा 25.6 में लिखा है कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू सप्लाई ऑफ प्रिंटेड कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड द सीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एमएलएस प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड अग्रीज टू बेयर द एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ भी क्लियर नहीं है कि एमएलएस को फोटो वोटर लिस्ट मिल सकती है या नहीं। ये एम्बिग्विटी भी अपोजिशन के कंसर्न्स को जस्टिफाई करती है। अब देखा जाए तो वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी का पूरा स्ट्रक्चर थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग है। रूल्स क्लियरली कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ही प्रॉब्लम लग रही है। अगर ईसीआई ने सब कुछ रूल के मुताबिक किया होता तो इतनी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती, और अगर कांग्रेस या किसी और अपोजिशन पार्टी को लिस्ट टाइमली नहीं मिलती तो उन्हें भी अपना राइट लीगली असर्ट करना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि जब ट्रांसपेरेंसी के रूल्स इतने क्लियरली लिखे हुए हैं तो ग्राउंड रियलिटी में कंफ्यूजन क्यों है? क्या इशू टेक्निकल है या इंटेंशनल ओपेसिटी? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।